एक माइनर लड़का एक पॉश कार से 2 लोगों को हिट करता है और उसे मतलब 15 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। और शर्त क्या थी कि वो एक्सीडेंट्स पर एक एसे लिखेगा। शॉकिंग है ना? बहुत ज्यादा शॉकिंग। ये इंसिडेंट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? किसे, किसके लिए और कैसे जवाबदेह होना चाहिए? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। एग्जैक्टली। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डीप डिस्कशंस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि हर नया एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिल्कुल। आज के सफर में हम लोग गवर्नेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम शुरू करेंगे अकाउंटेबिलिटी और उसके अलग अलग टाइप्स से। ठीक है। फिर हम गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। उसके बाद हम एथिकल गवर्नेंस और उसको मजबूत करने के तरीकों पर मतलब डिटेल में बात करेंगे। अच्छा। फिर आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स का एंगल और आखिर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के जो एथिकल इश्यूज हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। सो बेसिकली अ कंप्लीट 360 डिग्री व्यू। चले लेट्स डू इट। टॉपिक 1, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन इट। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का मतलब है बीइंग आंसरेबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क्स असाइंड। सिंपल भाषा में जो काम दिया गया है उसके लिए जवाबदेह होना। हाँ, एक क्लासिक एग्जांपल लो। एक टाउन में साफ पानी सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटी की है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये चेक करना होगा कि क्या पानी आ रहा है, कितनी क्वालिटी का है और क्या आम आदमी तक पहुंच रहा है। सिंपल, राइट? राइट। तो चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आई थिंक यही है कि अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्विस का फाउंडेशन क्यों है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट, है ना? बिल्कुल। अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो सिटीजन्स का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। और इसका बैकग्राउंड यही है कि पावर के मिसयूज को रोकने के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, सुना ही होगा। सुनाए। अकाउंटेबिलिटी उस करप्शन पर एक चेक है। तो इसके कोर लॉजिक पर आते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक पहला है अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी यानी अपने बॉस या सीनियर ब्यूरोक्रेसी को जवाब देना, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फाइल करना। ये एक हायरार्की को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और दूसरा? हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। राइट। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी जहां दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीएजी ऑडिट्स। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब गवर्नमेंट के खर्चों का ऑडिट करती है तो वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रही होती है। गॉट इट। और आखिरी जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी। यस, डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी यानी सिटीजन्स के प्रति जवाबदेह होना। इसका सबसे पावरफुल टूल इंडिया में है आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट। इससे पावर आम आदमी के हाथ में आती है। एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है, सोशल अकाउंटेबिलिटी। ये तब होता है जब सिटीजन्स डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। वर्ल्ड बैंक इसे सिविक एंगेजमेंट कहता है। अच्छा, सिविक एंगेजमेंट। इसमें सिटीजन्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों हाईलाइट होते हैं। और इसके मैकेनिज्म्स क्या हैं? पब्लिक हियरिंग्स, सर्वेज, सिटीजन रिपोर्ट कार्ड्स और सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट्स का कोई एग्जांपल? बिल्कुल, MGNREGA में सोशल ऑडिट्स होते हैं जहां गांव के लोग खुद प्रोजेक्ट को ऑडिट करते हैं। एक और रीसेंट एग्जांपल है ब्रॉडकास्टिंग बिल का। उसके खिलाफ इतना पब्लिक बैकलैश हुआ कि गवर्नमेंट को उसे विड्रॉ करना पड़ा। दैट्स द पावर ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी। वाओ, तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट साफ है। जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो करप्शन कम होता है और सर्विसेज आम आदमी तक आसानी से पहुंचती हैं। और जब नहीं होती तो पुणे पोशा जैसा केस होता है जहां अकाउंटेबिलिटी पर ही सवाल उठ जाते हैं। या फिर ओडिशा में DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन भी एक एग्जांपल है। पैसा है पर खर्च नहीं हो रहा और कोई पूछने वाला नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक रूल बुक नहीं है बल्कि एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। सही पकड़ा। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इस पर। तो हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी का सबसे आसान एग्जांपल क्या होगा जो हम रोज देखते हैं? CAG ऑडिट तो है ही, बट सोच लो आपस में डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल चेक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट को अप्रूव करती है तो वहां एक चेक इन बैलेंस आ जाता है। समझे? हाँ, समझा। अच्छा, और सोशल अकाउंटेबिलिटी में सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है? क्या ये एक टूल है? बिल्कुल, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहां सिटीजन्स अपनी आवाज उठाते हैं और गवर्नमेंट को डायरेक्टली अकाउंटेबल बनाते हैं। हैशटैग कैंपेन्स, ऑनलाइन पिटिशंस, ये सब इसके ही फॉर्म्स हैं। राइट। एक और सवाल, अगर कोई ऑफिसर अपवर्डली अकाउंटेबल है बट डाउनवर्डली नहीं तो इसका क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट होगा रेड टेपिज्म और पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन। ऑफिसर सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम करेगा, रिपोर्ट्स टाइम पर फाइल करेगा, बट ग्राउंड रियलिटी पर पब्लिक को सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और आरटीआई को डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट टूल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये किसी भी कॉमन सिटीजन को पावर देता है कि वो सीधे गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सके। ये एक तरह से पावर बैलेंस को शिफ्ट करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द सिटीजन। इससे ज्यादा डायरेक्ट टूल नहीं है। मेक सेंस। और आखिरी सवाल, पुणे पोर्श केस में अकाउंटेबिलिटी कहाँ फेल हुई, सिस्टम में या इंडिविजुअल्स में? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। प्राइमा फेसी इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजंस में लैप्स दिखता है, जैसे कि बेल ऑर्डर। लेकिन वो लैप्स एक सिस्टेमिक वीकनेस को भी पॉइंट आउट करता है कि आखिर ऐसा डिसीजन हो कैसे पाया। तो आई थिंक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
चलो अब पॉज करो और अपने वर्ड्स में सोशल अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। ओके, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। टॉपिक 2, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, द मशीनरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है दोस्तों, गवर्नेंस और गवर्नमेंट अलग चीजें हैं। इसको समझाने के लिए डेब्रॉय की एक डेफिनेशन है। वो कहते हैं गवर्नेंस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे कि सिटीजन्स, कंपनीज, एनजीओज अपने इंटरेस्ट रखते हैं, अपने राइट्स यूज करते हैं और अपने डिफरेंसेस सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA है। वो सोसाइटी के रूल्स बनाती है, फंड्स मैनेज करती है, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती है। ये एक स्मॉल स्केल पर गवर्नेंस का परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें सिर्फ RWA कमेटी नहीं, सब रेजिडेंट्स शामिल हैं। सही है, तो कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन में आई थिंक यही पॉइंट है कि गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें सबका रोल है। राइट। और बैकग्राउंड ये है कि पहले सारा फोकस गवर्नमेंट पर था कि सरकार क्या कर रही है। अब फोकस गवर्नेंस पर है कि डिसीजंस लिए कैसे जा रहे हैं और उसमें कौन कौन शामिल है। इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम रूलिंग टू स्टीयरिंग। अच्छा, तो इसके कोर लॉजिक में आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। सबसे पहला तो आई गेस पॉलिटिकल गवर्नेंस होगा। हाँ, पॉलिटिकल गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट कैसी पावर एक्सरसाइज करती है लॉज और पॉलिसीज के थ्रू। देन देयर इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। करेक्ट, कंपनीज कैसे मैनेज होती हैं, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है। और नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस भी होता होगा। बिल्कुल, NGOs कैसे मैनेज होते हैं, उनकी फंडिंग, उनका मिशन, उनकी अकाउंटेबिलिटी। और आखिरी में है इंटरनेशनल गवर्नेंस। ये क्या है? जब देश आपस में ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज या ट्रेड पर मिलकर काम करते हैं। द UN, WTO, ये सब इंटरनेशनल गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं। राइट, सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट साफ है। अच्छी गवर्नेंस से देश प्रोग्रेस करता है। और कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। प्रिसाइसली, इट्स अ टीम स्पोर्ट। चलो इस पर भी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। तो क्या एक स्कूल का प्रिंसिपल जो स्कूल चला रहा है वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है? एब्सोल्युटली, वो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सब स्टेक होल्डर्स के बीच मीडिएट कर रहा है। कूल। अच्छा, इंटरनेशनल गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है सॉवरेंटी। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। इसलिए किसी कॉमन सोल्यूशन पर सबको अग्री कराना, जैसे क्लाइमेट चेंज टारगेट्स पर, बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में पॉलिटिकल गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए टॉप लेवल पर क्या किया जा सकता है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एरिया है। फिर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग और सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। राइट। अच्छा, डेब्रॉय की डेफिनेशन में एक फ्रेज था मीडिएट देयर डिफरेंसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं तो गवर्नेंस एक प्लेटफॉर्म देता है जहां आके वो आपसी सहमति से सोल्यूशन निकाल सके। जैसे एक फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए, लोकल कम्युनिटी को एनवायरनमेंट और जॉब्स। गवर्नेंस इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। गॉट इट। आखिरी सवाल, कॉर्पोरेट और नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस मोटिव का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्राइमरीली शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर वैल्यू पर फोकस्ड है, यानी प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जबकि नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस अपने मिशन और सोशल इम्पैक्ट पर फोकस्ड है। पैसा वहां एक टूल है, गोल नहीं। आप पॉज करके पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच एक एक डिफरेंस बताओ। चलिए, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, गवर्नेंस डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सरकार नहीं, सब शामिल हैं। टॉपिक 3, ई गवर्नेंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, टेक्नोलॉजी एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज देने के लिए टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस, इन सब का इस्तेमाल करती है। बहुत कूल है ना? हाँ बिल्कुल, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के नए चिप इनेबल्ड बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट्स। टेक्नोलॉजी से पब्लिक सर्विस को बेहतर और सिक्योर बनाया गया है। ये ई गवर्नेंस इन एक्शन है। तो इसके कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम यही बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने गवर्नेंस को कैसे बदल दिया है। हाँ, और बैकग्राउंड है पेपर वर्क से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक का सफर, फ्रॉम लॉन्ग क्यूज टू ऑनलाइन पोर्टल्स। राइट, तो इसके कोर लॉजिक में चलते हैं। इसके पॉजिटिव्स को क्लियर हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, सर्विस क्वालिटी बेहतर होती है, फास्टर रिस्पांस मिलता है। ट्रू, बट इसके नेगेटिव्स या एथिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं जिन पे बात करना जरूरी है। सबसे पहला है प्राइवेसी। राइट, पर्सनल डेटा कलेक्शन, आधार डेटा ब्रीच कंसर्न्स इसका एक एग्जांपल है। एग्जैक्टली। दूसरा है डिजिटल डिवाइड, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो सर्विस से एक्सक्लूड हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। फिर है डिजिटल लिटरेसी, क्या सबको टेक्नोलॉजी यूज करना आता है? करेक्ट। फिर एक बहुत बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी का, साइबर अटैक्स का रिस्क। जैसे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर एक बार रैंसमवेयर अटैक हुआ था। ओह वाओ। और आखिरी और सबसे ट्रिकी है अकाउंटेबिलिटी। अगर सिस्टम फेल होता है तो कौन जिम्मेदार है, इंसान या सॉफ्टवेयर? अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है, मतलब फैल जाती है। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि ई गवर्नेंस से लाइफ आसान हुई है, बट इसके रिस्क को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कंक्लूजन ये है कि ई गवर्नेंस एक पावरफुल टूल है, बट इसे एथिकली इंप्लीमेंट करना होगा। टेक इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। चलो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। डिजिटल डिवाइड का सबसे ग्राउंड लेवल एग्जांपल क्या होगा? एक गांव में रहने वाला किसान जिसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, वो ऑनलाइन सब्सिडी स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये है डिजिटल डिवाइड इन इट्स रॉएस्ट फॉर्म।
उसको स्कीम के बारे में पता भी नहीं चलेगा शायद। सही। अच्छा, आधार के प्राइवेसी कंसर्न्स को राइट टू प्राइवेसी से कैसे लिंक कर सकते हैं? देखिए, आपका बायोमेट्रिक डेटा, आपका फिंगरप्रिंट, आपका आइरिस स्कैन या आपकी मोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर ये डेटा लीक होता है या मिसयूज होता है तो ये सीधे आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ई गवर्नेंस करप्शन को पूरी तरह खत्म कर सकता है? पूरी तरह नहीं, बट काफी हद तक कम कर सकता है। टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरवेंशन कम करती है, जिससे करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को डिजाइन और मैनेज करने वाले लोग अभी भी करप्ट हो सकते हैं। वो सिस्टम में लूप होल्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, डेटा इंक्रिप्शन और एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम सेल बनाकर सिटीजन अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? इसका 2-pronged अप्रोच है। एक, स्कूल्स में बेसिक डिजिटल स्किल सिखाना, और दूसरा, कम्युनिटी लेवल पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, खास करके एल्डरली और रूरल पॉपुलेशन के लिए। पॉज करो और ई गवर्नेंस का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट सोचो। Mini recap. In short, e-governance is a double-edged sword. It offers efficiency but poses ethical risks. टॉपिक 4, एथिकल गवर्नेंस। Broad micro theme, the soul of good governance. ये गुड गवर्नेंस से एक स्टेप आगे है। एथिकल गवर्नेंस का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं, बल्कि जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी जैसे वैल्यूज को फॉलो करना। इसका एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किया था, बट लेट्स रिविजिट इट। इमेजिन करो आप एक डीएम हो। राशन बांटने के सारे रूल्स फॉलो करना गुड गवर्नेंस है। ठीक है। बट जब एक बूढ़ी औरत बिना डॉक्यूमेंट्स के आती है तो उसे भगाना नहीं, बल्कि उसकी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में हेल्प करना एथिकल गवर्नेंस है। इट्स अबाउट एम्पैथी एंड गोइंग बियॉन्ड द रूल्स। इट्स अबाउट सर्विंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ, नॉट जस्ट द लेटर। वाओ, दैट्स अ पावरफुल डिस्टिंक्शन। तो इसके कंटेंट डिस्कशन में, इंट्रोडक्शन में यही रूल्स वर्सेस एथिक्स की डिबेट आती है। कि क्यों सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफी नहीं है। लॉज कैन बी अनजस्ट, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स, इसलिए एथिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके कोर लॉजिक में की प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला तो ट्रांसपेरेंसी यानी ओपननेस, यस, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जिसके बारे में हमने बात की, फिर है इंटेग्रिटी यानी अडहेरेंस टू एथिकल वैल्यूज, और चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि एथिकल गवर्नेंस से सिटीजंस का सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ता है और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को हेल्प मिलती है। बिल्कुल, और कंक्लूजन यही है कि एथिकल गवर्नेंस इज द सोल ऑफ गुड गवर्नेंस। उसके बिना गवर्नेंस सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। तो क्या एथिकल गवर्नेंस हमेशा लॉ के अंदर ही होगा? मोस्टली यस, बट कई बार एथिक्स आपको लॉ की स्पिरिट को समझने में हेल्प करती है, ना कि सिर्फ लेटर को। जैसे उस डीएम ने किया, उसने लॉ नहीं तोड़ा, बट लॉ के पर्पस को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप लिया। ओके, इंटेग्रिटी और हॉनेस्टी में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। गुड क्वेश्चन। हॉनेस्टी सच बोलना है। अगर आपसे पूछा जाए डिड यू टेक अ ब्राइब और आप नो कहते हैं सच्चाई से, तो आप ऑनेस्ट है। इंटेग्रिटी तब भी सही काम करना है जब कोई देख नहीं रहा हो। मतलब ब्राइब ऑफर होने पर उसे रिजेक्ट करना इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी इज अ डीपर, मोर एक्टिव वैल्यू। सही। एक सिविल सर्वेंट के लिए एथिकल गवर्नेंस प्रैक्टिस करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल प्रेशर और सिस्टम इज करप्ट वाला माइंडसेट। जब आपको लगता है कि अकेले आपके सही काम करने से क्या होगा, या जब आप पर गलत काम करने का प्रेशर हो, तब एथिक्स पर टिके रहना बहुत हिम्मत का काम है। फेयरनेस और इक्वालिटी, क्या ये सेम है? हमने पहले भी टच किया था, बट लेट्स क्लैरिफाई। नहीं, इक्वालिटी का मतलब सबको सेम चीज देना, रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड। फेयरनेस, या जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, का मतलब है जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी हेल्प देना। द डीएम एग्जांपल इज अबाउट फेयरनेस, नॉट इक्वालिटी। राइट। आखिरी सवाल, क्या ट्रांसपेरेंसी हमेशा अच्छी होती है? व्हाट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी? Excellent question. नहीं, transparency needs to be balanced with legitimate concerns like national security and an individual's privacy. ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री ऑपरेशंस की डिटेल्स ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, तो वहाँ एक बैलेंस फाइंड करना पड़ता है। पॉज करके गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस में एक डिफरेंस बताओ। चलिए मिनी रिकैप करते हैं। इन शॉर्ट, एथिकल गवर्नेंस रूल्स के साथ साथ इंसानियत और वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंस देता है। टॉपिक 5, स्ट्रेंथनिंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, बिल्डिंग एन एथिकल फ्रेमवर्क। तो सवाल यह है कि आखिर गवर्नेंस में एथिकल वैल्यूज को मजबूत कैसे किया जाए? इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है, सिर्फ लेक्चर्स देने से तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं, एक सिंपल एग्जाम्पल है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो सिस्टम के अंदर के करप्शन को एक्सपोज करते हैं। ये एक्ट एक तरह से एथिकल बिहेवियर को एनकरेज करता है, उसे लीगल प्रोटेक्शन देता है। ग्रेट एग्जाम्पल। चलो इसके कोर लॉजिक में आते हैं, यानी इसके मेथड्स। पहला है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। हाँ, ये क्लियर गाइडलाइंस देते हैं कि क्या करना अलाउड है और क्या नहीं। फिर है अकाउंटेबिलिटी, जिसके मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल। एक टर्म है प्रोबेटी, इसका क्या मतलब है? प्रोबेटी का मतलब है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, यानी पब्लिक फंड्स के मामले में कंप्लीट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इंश्योर करना। गॉट इट। फिर है लीडरशिप बाय एग्जांपल, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब लीडर्स एथिकल होंगे तो पूरा डिपार्टमेंट फॉलो करेगा। फिर आती है ट्रेनिंग।
CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियल्स को एथिक्स पर ट्रेन करती हैं। और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी एक मेथड है, पब्लिक से फीडबैक लेना। हाँ, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के टाइम पब्लिक से सजेशंस मांगे थे। फिर ई-गवर्नेंस जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए यूज होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रगति स्कीम। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पीएमओ डायरेक्टली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है, जिससे डिले और करप्शन कम होता है। अच्छा, कुछ कमिटीज ने भी इस पर काम किया है ना? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC ने पब्लिक सर्विस बिल 2007 रेकमेंड किया था। इसमें वैल्यूज जैसे पेट्रियोटिज्म, अलीजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेग्रिटी पर जोर दिया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी NN वोरा कमेटी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस को पॉइंट आउट किया था, जो आज भी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके लिए मल्टीपल एफर्ट्स की जरूरत है। सही, ये एक वन टाइम फिक्स नहीं है। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या अंतर है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट एक्शंस के बारे में है। ये स्पेसिफिक रूल्स बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, जैसे डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स। कोड ऑफ एथिक्स वैल्यूज के बारे में है। ये ब्रॉडर प्रिंसिपल्स बताता है, जैसे एक्ट विद इंटेग्रिटी। सो एथिक्स गाइड्स कंडक्ट। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। लीडरशिप बाय एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल्चर हमेशा टॉप से बॉटम आता है। अगर लीडर ही करप्ट है या अनएथिकल है, तो वो अपनी टीम से इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उनकी एक्शंस उनके वर्ड से ज्यादा लाउड बोलती हैं। सही बात है। NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट आज भी रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इशू आज भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम आज भी इलेक्शंस में कैंडिडेट्स देखते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो वोरा कमेटी ने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। PRAGTATI स्कीम अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाती है? ये पीएम को डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को रियल टाइम मॉनिटर करने का प्लेटफॉर्म देती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल ऑफिशियल्स हैं, उन्हें पता है कि उनके काम पर सीधे पीएमओ की नजर है। इससे डिलेज और करप्शन पर सीधे नजर रखी जा सकती है। ये एक तरह से अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। राइट। आखिरी सवाल, क्या सिर्फ लॉज बनाने से एथिकल वैल्यूज आ सकती हैं? नहीं, लॉज जरूरी है, बट वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। वैल्यूज आती हैं ट्रेनिंग, कल्चर, अपब्रिंगिंग और इंडिविजुअल कॉन्शियंस से। लॉज कैन ओनली इन्फोर्स बिहेवियर, नॉट बिलीफ। आप डर से लॉ फॉलो कर सकते हैं, बट एथिकल होने के लिए अंदर से आवाज आनी चाहिए। पॉज करो और एथिक्स को स्ट्रेंथन करने के कोई 2 तरीके बताओ। ओके, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एथिकल वैल्यूज को बिल्ड करने के लिए रूल्स, ट्रेनिंग और लीडरशिप सबका रोल है। टॉपिक 6, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। ब्रॉड माइक्रो थीम, पावर वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। इंटरनेशनल एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो देशों के आपस के रिलेशंस को गवर्न करते हैं। यहाँ फेयरनेस, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की बात होती है। इसका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जांपल सोचो। IMF पाकिस्तान को फंड कर रहा है, जबकि ये सबको पता है कि वहां टेररिस्ट को पनाह मिलती है जो इंडिया में अटैक्स करते हैं। ये इंटरनेशनल फंडिंग का एक सीरियस एथिकल इशू है। शुड यू फंड अ स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेरर? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका डिस्कशन में, इंट्रोडक्शन में यही सवाल है कि क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में एथिक्स के लिए कोई जगह है? हाँ, और बैकग्राउंड में आती है रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म की क्लासिक डिबेट। रियलिज्म कहता है कि सिर्फ पावर और नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। एथिक्स ये सब सेकेंडरी हैं। और आइडियलिज्म? आइडियलिज्म कॉमन इंटरेस्ट और मोरालिटी पर फोकस करता है। वो कहता है कि देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में है कंस्ट्रक्टिविज्म। वो क्या है? ये कहता है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। आइडियाज और नॉर्म्स भी मैटर करते हैं, सिर्फ पावर नहीं। इंडिया की वैक्सीन मैत्री पॉलिसी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमने गुडविल क्रिएट की। समझ गया। तो इसके कोर लॉजिक में की एथिकल इश्यूज क्या हैं? एक तो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, रिप्रेसिव रेजिम्स को फंड करना। बिल्कुल। फिर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका एक एग्जांपल है चाइना की अफ्रीका में नियो कॉलोनियलिज्म पॉलिसी, जहां वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनवायरमेंट की परवाह किए बिना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी एक इशू है, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। यस। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर एथिक्स। और एक बहुत बड़ा इशू है रेफ्यूजी क्राइसिस। इसमें क्या एथिकल प्रिंसिपल है? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेफुलमेंट। इसका मतलब है कि आप किसी को वहां वापस नहीं भेज सकते जहां उसकी जान को खतरा हो, जैसे रोहिंग्यास का केस है। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि इन एथिकल इश्यूज से वॉर, पॉवर्टी और ह्यूमन ट्रेजेडी होती है। सही। और पॉजिटिव साइड पर इंडिया ने स्ट्रेन रिलेशंस के बावजूद मालदीव्स को हेल्प की। ये इंडिया की वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली की पॉलिसी दिखाता है। तो कंक्लूजन ये है कि नेशनल इंटरेस्ट जरूरी है, बट ग्लोबल पीस के लिए एथिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली, इट्स अ टाइट रोप वॉक। हाँ। लेट्स डू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। रियलिज्म अप्रोच फॉलो करने वाली कंट्री का बिहेवियर कैसा होगा? वो हर डिसीजन अपने पावर और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लेगी। वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो करेगी जब तक उसके इंटरेस्ट में हो। जैसे ही उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, वो उससे बाहर आ सकती है। बेसिकली माई कंट्री फर्स्ट अप्रोच, भले ही उससे दूसरे देश को नुकसान हो। वैक्सीन मैत्री कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जांपल कैसे है? थोड़ा और एक्सप्लेन करो। क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन्स देकर एक नैरेटिव बिल्ड किया, एक आइडिया प्रमोट किया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर है, अ फ्रेंड इन नीड। ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था टू शेप इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू आइडियाज एंड गुडविल, नॉट जस्ट अ प्योर पावर मूव। इससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का कोर है।
गॉट इट। रेफ्यूजी क्राइसिस में नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स का कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया जाए? ये सबसे डिफिकल्ट डायलेमास में से एक है। सोल्यूशन आई थिंक बैलेंस में है। प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ जेन्युइन रेफ्यूजीज को हेल्प करना, जबकि नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी पर रखना। एकदम से बॉर्डर्स बंद कर देना भी अनएथिकल है, और बिना चेक किए सबको आने देना भी सिक्योरिटी रिस्क है। एक टर्म है क्लाइमेट जस्टिस, ये क्या है? क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का बोझ, यानी इससे लड़ने की जिम्मेदारी उन डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा उठाना चाहिए जिन्होंने हिस्टोरिकली ज्यादा पोल्यूशन किया है। उनकी वजह से आज ये प्रॉब्लम है। डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी ग्रो कर रहे हैं, उन पर उतना बोझ डालना अनफेयर है। ये फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है ऑन अ ग्लोबल स्केल। वाओ। आखिरी सवाल, क्या इंटरनेशनल एड हमेशा अच्छी होती है? नहीं, कई बार एड कंडीशंस के साथ आती है। इसे टाइड एड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक देश एड देगा पर शर्त रखेगा कि आपको उन्हीं की कंपनी से सामान खरीदना पड़ेगा। ये रिसिपिएंट कंट्री की सॉवरेनिटी को हर्ट करती है। या फिर एड करप्शन में चली जाती है। इसलिए एथिक्स इन एड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पॉज करो और रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच कमेंट डिफरेंस बताओ। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर और एथिक्स के बीच हमेशा एक टेंशन रहती है। टॉपिक 7, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR। ब्रॉड माइक्रो थीम, प्रॉफिट विद प्रिंसिपल्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है एक कंपनी को फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से चलाना। पहले ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए था, अब इसमें सारे स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सोसाइटी सब आते हैं। सही। और जब ये फेल होता है तो रिजल्ट्स डिजास्ट्रस हो सकते हैं। रिसेंटली ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के को-फाउंडर्स ने फंड मिस अप्रोप्रिएट किए। ये एक क्लियर केस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर है। सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैंडल तो हमें याद ही है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? इसका जन्म कहाँ से हुआ? मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जन्म 2 बड़े स्कैंडल से हुआ। यूएसए में वाटरगेट स्कैंडल और यूके में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल यानी BCCI स्कैंडल। इनके बाद कंपनीज को रेगुलेट करने की जरूरत महसूस हुई। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया में सेबी में 1999 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी बनाई। इस कमेटी ने ही शेयर होल्डर वैल्यू से स्टेक होल्डर वैल्यू पर फोकस शिफ्ट करने की बात की थी। राइट। और इससे जुड़ता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। हाँ, CSR मतलब प्रॉफिट से आगे बढ़कर सोसाइटी के लिए काम करना। ये स्टेक होल्डर थ्योरी से नेचुरली जुड़ता है। इसके कुछ एग्जांपल्स? कई हैं। टाटा ग्रुप की फिलैंथ्रोफी तो हम सब जानते हैं। ITC का ई-चौपाल इनिशिएटिव जो किसानों की हेल्प करता है। या फिर IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बिहार में पिंक टॉयलेट्स बनाना फॉर वुमेन सैनिटेशन। सही। अब आते हैं एथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। एक तो है इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, यानी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों को पता है, उस पर ट्रेड करना। ये इलीगल और अनएथिकल है। फिर ब्राइबरी एंड करप्शन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करेक्ट। तो इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला तो है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस, जैसे सेबी इंडिया में करता है। फिर है एथिकल लीडरशिप। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट इसका एक बेंचमार्क है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी जरूरी है। बहुत जरूरी। इन्फोसिस की अपनी एक एथिक्स हेल्पलाइन है इसके लिए। और आखिरी है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। कंपनीज को अपने स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें काफी आगे है। तो कंक्लूजन ये है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस और पब्लिक ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है। यस, इट्स नॉट अ कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। चलो इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। एक कंपनी जो CSR पर बहुत खर्च करती है बट अपने एम्प्लॉइज को कम सैलरी देती है, क्या वो एथिकल है? बिल्कुल नहीं। CSR सिर्फ एक्सटर्नल चैरिटी नहीं है। एथिकल होना अंदर से शुरू होता है। अपने प्राइमरी स्टेक होल्डर्स यानी एम्प्लॉइज के साथ फेयर ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपका CSR एक तरह से एक ढोंग है। ओके। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं। शेयर होल्डर वो है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, यानी कंपनी का एक हिस्सा उसके नाम पर है, वो एक ओनर है। स्टेक होल्डर वो हर इंसान है जिसे कंपनी के एक्शंस अफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉई, कस्टमर, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, सब। तो शेयर होल्डर एक टाइप का स्टेक होल्डर है। गॉट इट। इनसाइडर ट्रेडिंग गलत क्यों है? लीगल इशू तो है बट एथिकल इशू क्यों है? क्योंकि ये मार्केट में इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट करता है। एक इंसान को अनफेयर एडवांटेज मिलता है क्योंकि उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक के पास नहीं है। ये मार्केट की इंटेग्रिटी और फेयरनेस को हार्म करता है। इट्स लाइक प्लेइंग अ कार्ड गेम वेयर यू ऑलरेडी सीन एवरीवन एल्सेस कार्ड्स। राइट, परफेक्ट एनालॉजी। बिरला कमेटी का एनहांसमेंट ऑफ स्टेक होल्डर वैल्यू का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कंपनी का गोल सिर्फ शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना होना चाहिए। एम्प्लॉइज के लिए अच्छी सैलरी और वर्क एनवायरनमेंट, कस्टमर्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन। इट्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ अ कंपनीज पर्पस। राइट। आखिरी सवाल, क्या CSR सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए एक टर्म भी है, ग्रीन वॉशिंग। जब एक कंपनी पोल्यूशन फैला रही है बट वो एड्स चलाती है कि हमने 1000 पेड़ लगाए, ये ग्रीन वॉशिंग है। असली CSR कंपनी के कोर वैल्यूज और एक्शंस में दिखता है, ना कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में। पॉज करो और CSR का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जो तुमने देखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, corporate governance ensures companies play by the rules while CSR encourages them to have a heart. टॉपिक 8, अप्लाइड एथिक्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Broad micro theme, the moral challenge of our times.
ये हमारे टाइम के सबसे बड़े एथिकल इश्यूज में से एक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है सोसाइटी में इनकम, वेल्थ और रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फील करने के लिए डेटा की जरूरत नहीं है। एक तरफ मल्टी बिलियन डॉलर मैंशंस हैं और दूसरी तरफ लोग बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। हाँ, तो इसकी कोर लॉजिक यानी एथिकल कंसिडरेशंस पर आते हैं। सबसे पहला तो पॉवर्टी है। इनइक्वालिटी से गरीबी बढ़ती है। राइट। दूसरा है पावर इम्बैलेंस। वेल्दी लोग पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। इससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है। फिर है डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी रेस और जेंडर जैसे डिस्क्रिमिनेशन से और बढ़ जाती है। करेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मोबिलिटी। जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो एक गरीब के बच्चे के लिए ऊपर आना अपने टैलेंट के दम पर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम टैलेंट वेस्ट करते हैं। और आखिरी है एनवायरमेंटल जस्टिस। इसका मतलब है कि पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर गरीब कम्युनिटीज पर होता है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्रीज और वेस्ट डंप्स उन्हीं के इलाकों में होते हैं। तो इसको नेविगेट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस जैसे एक डिसेंट मिनिमम वेज इंश्योर करना, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ग्लोबल कोऑपरेशन और फिलैंथ्रोपी और सिविक एंगेजमेंट को एंकरेज करना। राइट। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मोरल और एथिकल प्रॉब्लम है। यस, इट क्वेश्चंस द वेरी आइडिया ऑफ अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। चलो इस पर कुछ आखिरी क्रॉस क्वेश्चंस। क्या फिलैंथ्रोपी यानी दान करना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है? नहीं, ये एक टेम्पररी हेल्प है, एक बैंडेड है, सोल्यूशन नहीं। असली सोल्यूशन सिस्टेमिक चेंजेस में है, जैसे फेयर टैक्सेशन पॉलिसीज, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर। फिलैंथ्रोपी इंडिविजुअल लाइव्स बदल सकती है, बट सिस्टम को नहीं बदल सकती। सोशल मोबिलिटी कम होने से सोसाइटी को क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान। इसका मतलब है कि हम पोटेंशियल टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। एक गरीब घर में पैदा हुआ ब्रिलियंट बच्चा अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण पीछे रह जाता है। सोसाइटी उसके कंट्रीब्यूशन से वंचित रह जाती है। इट्स अ लॉस फॉर एवरीवन। सही। एनवायरमेंटल जस्टिस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे जुड़े हैं, थोड़ा और डिटेल में बताओ। इसे ऐसे समझो, अक्सर पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज और वेस्ट डंप्स लो इनकम एरियाज में लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग पॉलिटिकली वीक होते हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। तो अमीर लोग क्लीन एयर में रहते हैं और एनवायरनमेंट का सारा नेगेटिव इम्पैक्ट गरीब लोग झेलते हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन। राइट। मिनिमम वेज बढ़ाने से क्या इनइक्वालिटी कम हो सकती है? हाँ, ये बॉटम लेवल वर्कर्स की इनकम बढ़ाकर इनकम गैप को कम करने में हेल्प कर सकता है। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स। बट अकेले ये काफी नहीं है, इसके साथ स्किल्स डेवलपमेंट और एजुकेशन भी जरूरी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। क्या टेक्नोलॉजी इनइक्वालिटी को बढ़ा रही है या कम कर रही है? बोट, ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। एक तरफ टेक्नोलॉजी स्किल्ड वर्कर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज ला रही हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ रही है। दूसरी तरफ वो लो स्किल्ड जॉब्स को ऑटोमेट करके उन्हें खत्म कर रही है, जिससे उनकी इनकम स्टैग्नेट हो रही है या कम हो रही है। तो इससे अ गैप बढ़ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है। पॉज करो और सोचो, इनइक्वालिटी कम करने के लिए आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक एथिकल चैलेंज है जो पूरी सोसाइटी के फाउंडेशन को वीक करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। जरूर। हमने देखा कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होना है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। हमने समझा कि गवर्नेंस एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है और ई गवर्नेंस के अपने फायदे और नुकसान हैं। हमने जाना कि एथिकल गवर्नेंस में रूल से ऊपर उठकर जस्टिस और फेयरनेस को फॉलो करना ही असली गवर्नेंस है। हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे इंटरनेशनल एथिक्स में ग्लोबल स्टेज पर नेशनल इंटरेस्ट और ह्यूमन वैल्यूज के बीच एक कांस्टेंट स्ट्रगल चलता है। हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर में कंपनीज की जिम्मेदारी सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सोसाइटी के प्रति भी है। और आखिर में हमने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे सीरियस एथिकल इशू और उसके सॉल्यूशंस पर बात की। अब आपके लिए 6 क्विक क्वेश्चंस, इनके जवाब सोचिए। पहला, अपने वर्ड्स में सोशल अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करो। दूसरा, ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा एथिकल रिस्क क्या है? तीसरा, एक सिविल सर्वेंट के लिए एथिकल डायलेमा का एक एग्जाम्पल दो। चौथा, इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म अप्रोच को क्रिटिसाइज करो। पांचवा, सीएसआर और फिलैंथ्रोपी में क्या फर्क है। और चौथा सवाल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है? और अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। इनमें से कोई भी एक टॉपिक चुनो। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उस पर एक 2 मिनट की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके अपने फोन पर रिकॉर्ड करो। ये कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने का बेस्ट तरीका है। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। उम्मीद है आपको इस डिटेल डिस्कशन में मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो कमेंट करके बताओ कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो, और भूलना नहीं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।